ये कहानी कुंजपुर नाम के गांव की है। कुंजपुर एक बहुत ही हरा भरा गांव था। कुंजपुर के आसपास 3 नदियां बहा करती थीं, इसीलिए वो गांव दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। कुंजपुर के किसान अपना जीवन बहुत ही खुशी से व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी। इस साल भी कुंजपुर में चारों तरफ फसलें लहलहा रही थीं। वहाँ कोई किसान सब्जियां उगाया करता था, तो कोई फल उगाया करता था और बाकी के बचे हुए किसान अनाज उगाया करते थे। उसी गांव में रामचंद्र और उसकी पत्नी भी रहते थे। एक दिन रामचंद्र की पत्नी नदी किनारे कपड़े धोने गई थी। तभी उसे वहां पर उसकी सहेली राधिका मिल गई। राधिका को देख रामचंद्र की पत्नी ने कहा, अरे राधिका, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो, बड़ा ही मगन होकर कपड़े धो रही हो। क्या बताऊं सरिता, इस साल मुझे बहुत खुशी है। तुझे पता है, हमारे आम के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। मैंने चख कर देखा था, बिल्कुल चाशनी की तरह मीठे आम हैं। बस इसीलिए खुशी हो रही है। सच में, हर बार की तरह इस बार भी कुंजपुर में भगवान की अच्छी कृपा है। मेरे खेतों में भी फसलें खूब लहलहा रही है। लगता है इस बार हमारा अच्छा मुनाफा होने वाला है। मेरे देवर जी सब्जी उगाने का काम करते हैं। वो बता रहे थे कि इस बार सब्जियों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने पति से कहूँ कि सीधा शहर में जाकर अपनी फसल बेचे। लेकिन हमारे पति छोटे किसान हैं, बाहर शहर में उनकी इतनी जान पहचान कहाँ है। इसी बात का तो बनिया फायदा उठाता है और हमसे कम दाम में अनाज और फल सब्जियाँ खरीदता है। राधिका और सरिता इस तरह बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर बनिया की पत्नी आ जाती है और कहती है, अरे राधिका और सरिता, क्या बातें कर रही हो? देखकर तो लग रहा था बहुत सीरियस बातें कर रही हो। नहीं नहीं दीदी, हम तो यूं ही घर गृहस्थी की बातें कर रहे थे। वैसे आज आप यहाँ कैसे? आपके घर में तो वॉशिंग मशीन है ना? अरे मैं यहाँ कपड़े धोने थोड़ी ना आई हूँ। वो तो मेरे पति ने कहा था कि तुम दोनों के पति को बुलाने के लिए। तुम्हारे पति तो दिखे नहीं, तुम दोनों ही दिख गई, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अपने अपने पतियों को बोल देना कि बनिया साहब ने बुलाया है उन्हें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बनिया की पत्नी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सरिता मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ, पता नहीं अब इसके पति ने कौन सी चाल अपने दिमाग में सोची होगी। चलो बहन। सरिता और राधिका दोनों घर चली जाती हैं और अपने अपने पतियों को ये बताती हैं कि उन्हें बनिया ने बुलाया है। दोनों के पति बनिया के पास जाते हैं। बनिया बहुत तेज था। उसने पहले ही अखबार में आई मौसम विभाग द्वारा ये खबर पढ़ ली थी कि कुछ ही दिनों में कुंजपुर गांव में सूखा पड़ने वाला है। इसलिए वो कम दाम में किसानों से जल्दी अनाज खरीदना चाहता था और सूखा पड़ने के बाद वही अनाज बहुत महंगे दाम में बेचना चाहता था। जब दोनों के पति वहां पहुंचते हैं, तब बनिया कहता है, देखो रामचंद्र और किशन, मैंने अखबार में देखा था कि इस बार सरकार लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने वाली है, तो तुम लोगों के अनाज का बहुत कम दाम मिलेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ तुम अपने अनाज मेरे पास बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। और हाँ, ये बात पूरे गांव में सारे किसानों को बता देना। वैसे तो रामचंद्र और किशन बनिया की गंदी चालें अच्छे से समझते थे, लेकिन अखबार में खबर आई है, ये बात सुनकर वो बनिया की बात मान लेते हैं और दोनों ये बात पूरे गांव में फैला देते हैं। फिर सारे गांव वाले बनिया को अपना अनाज बेच देते हैं। जब बनिया उन अनाज के दाम देता है, तब रामचंद्र कहता है, क्या बनिया साहब, आपने तो कहा था आप अच्छा दाम देंगे, लेकिन आप तो अनाज का आधा दाम भी नहीं दे रहे। इससे ज्यादा तो लागत लग गई है हमारी। अरे चुप रहो, जितने पैसे दे रहा हूँ उतने भी ज्यादा हैं। आगे बाजार में मुझे इतने दाम भी नहीं मिलेंगे। वो तो मैं तुम लोगों पर तरस खाकर तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ। बनिया की इस बात के आगे सब चुप्पी साध लेते हैं और चुपचाप बनिया को सारा अनाज, फल और सब्जियां बेच देते हैं। सभी अनाज और सब्जियों को बनिया अपने गोदाम में भर लेता है। मौसम विभाग के बताए अनुसार कुछ ही दिनों में कुंजपुर गांव में सूखा पड़ने लगता है और सभी किसानों के खेत बंजर होने लगते हैं और बाजार में भी फल, सब्जियां और अनाज के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं। कुछ ही समय में बाजार में सब कुछ खत्म भी हो जाता है। ये सब देख बनिया अपने मन में सोचता है,
अब आएगा मजा। अब मैं सूखे का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। कुछ ही क्षण बाद दो औरतें बनिया के गोदाम में अनाज और सब्जियां खरीदने आती हैं। मुझे 1 किलो चावल चाहिए बनिया साहब। पैसे तो लाई हो ना? हाँ, 15 रुपए लाई हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तुम लोगों ने, जो इस सूखे के समय 15 रुपए किलो चावल बेचूंगा? चावल 150 रुपए किलो है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ समय पहले आपने यही अनाज हमारे पतियों से 10 रुपए केजी में खरीदा था। हाँ, तो उस वक्त सूखा नहीं पड़ा था और अब सूखा पड़ गया है। तो क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें ही लूटोगे? सामान खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चली जाओ। मेरे पास फालतू की बहस करने का समय नहीं है। मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। अब बनिया सूखे का फायदा उठाकर गांव वालों से मनमानी के दाम वसूलने लगा था। जिसके पास पैसे थे वो तो ऊंचे दाम पर अनाज खरीद रहे थे, लेकिन गरीब किसानों पर सूखे का बहुत असर पड़ा। उसी में से एक जयचंद्र और उसकी पत्नी सरिता भी थी। जयचंद्र और सरिता को भूखा रहना पड़ रहा था। जयचंद्र और सरिता आखिरी उम्मीद लेकर बनिया के पास जाते हैं और सरिता बनिया से कहती है, देखो बनिया साहब, हमने अपने सारे अनाज आपको सस्ते में बेचे और आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बुरे वक्त में आप हमारी मदद नहीं करेंगे? अरे निकल जाओ यहाँ से तुम दोनों, गरीब भिखमंगे कहीं के। बनिया सिर्फ अमीर लोगों को ही ऊंचे दाम पर फल, सब्जियां और अनाज बेचने लगता है। एक रात अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते आसमान में एक बादल फट जाता है और कुंजपुर गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसमें बनिए के गोदाम में इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज बह जाता है। ये सब देख बनिया रोने लगता है। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सारा अनाज बह रहा है, कोई रोको इसे। बाढ़ के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गरीब किसानों के ऊपर तो और भी ज्यादा कहर आ गया था। जयचंद्र और सरिता अपने घर से पानी निकाल रहे थे, तभी उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मोरनी बहते हुए जा रही थी। जयचंद्र झट से उस मोरनी को उठा लेता है और देखता है कि मोरनी पानी में पूरी तरह भीग चुकी है। वो एक कपड़े में लपेटकर उसे सुखाता है। सूखने के बाद वो मोरनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और एक परी का रूप ले लेती है। मोरनी को एक परी बनता हुआ देख जयचंद्र और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। तब वो परी कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो। आप एक परी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखो सरिता, हमारे घर परी आई है। हाँ जी, सच में। बताओ जयचंद्र, तुम्हें कौन से 2 वरदान चाहिए? दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर जयचंद्र कहता है, परी जी, पहले वरदान में मुझे ये चाहिए कि हमारा गांव बाढ़ के कहर से बच जाए, और दूसरे वरदान में मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे हमारे खेत सालों साल लहराते रहें। तुम्हारी दोनों इच्छा स्वीकार होगी जयचंद्र। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पूरे गांव की बरसात बंद हो जाती है। फिर परी दोबारा से अपनी छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई लिपस्टिक प्रकट होती है। लिपस्टिक को देखकर जयचंद्र और उसकी पत्नी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर जयचंद्र की पत्नी कहती है, परी जी, हमने आपसे कोई ऐसी चीज मांगी थी जिससे हमारी फसल सालों साल लहराती रहे, लेकिन आपने हमें ये लिपस्टिक क्यों दी? हम भला इसका क्या करेंगे? सरिता, तुम इस लिपस्टिक को देखकर अचंभित मत हो। ये लिपस्टिक कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है। इसका जादू तो तुम तब देखोगी जब तुम इसे अपने खेतों में जाकर गाड़ दोगी। इतना कहकर परी वहाँ से विलुप्त हो जाती है। जयचंद्र और सरिता परी के कहे अनुसार उस लिपस्टिक को अपने खेत में जाकर मिट्टी में बो देते हैं। उनके ऐसा करते ही उस जगह से एक बहुत विशाल इंद्रधनुष निकलता है। वो इंद्रधनुष बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। उस इंद्रधनुष को देखने वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी मिलकर इंद्रधनुष को देखने लगते हैं। तभी उस इंद्रधनुष की वजह से पूरे गांव के सभी किसानों के खेत फसलों से लहलहाने लगते हैं।
ये सब देख पूरा गांव बहुत खुश होता है। फिर जयचंद्र और सरिता पूरे गांव वालों को परी की बात बताते हैं। तब गांव का एक व्यक्ति कहता है, इसे कहते हैं जयचंद्र भैया, कर भला तो हो भला। आपने मोरनी की मदद की तो मोरनी ने परी बनकर आपकी मदद की और आपकी वजह से हम सभी किसानों का भला हुआ है। सभी किसान खेतों से फसल काटकर अपने घर ले जाते हैं और अपने परिवार के साथ भरपेट खाना खाते हैं। दूसरी तरफ बाढ़ में सब कुछ बह जाने की वजह से बनिया और उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचता और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। बनिया को किसानों के इंद्रधनुष वाले खेत की बात पता चलती है तो वो किसानों से मदद मांगने जाता है। दोस्तों, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती हमें दोस्त कहते हुए? याद है कुछ दिन पहले जयचंद्र भाई को तुमने भिखमंगा कहकर अपने गोदाम से बाहर निकाल दिया था और आज खुद हमारे सामने भीख मांगने आए हो। उन्हीं की वजह से आज हम सब इतना सुखी से रह रहे हैं। बनिया को अपनी हरकतों पर शर्म आती है और वो नजर झुका लेता है। वो लोग समझ जाते हैं कि बनिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं है, हम तुम्हें अनाज जरूर देंगे। वो लोग बनिया को ढेर सारा अनाज और सब्जियां देते हैं। इस तरह जादुई लिपस्टिक के इंद्रधनुष वाले खेत के कारण वो पूरा गांव फिर से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और वो इंद्रधनुष सालों साल उनके गांव में ही रहता है, जिसके कारण उनके गांव की खूबसूरती और बढ़ जाती है और उनकी फसल भी अब कभी खराब नहीं होती और वो पूरा कुंजपुर गांव अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगता है। कुंजपुर गांव में पूनम अपनी सौतेली माँ विशाखा और सौतेली बहन दिव्यांशी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी का स्वभाव पूनम के प्रति बहुत ही कठोर था। वो दोनों मिलकर बेचारी पूनम से घर का सारा काम करवाती थी और यदि कभी काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो दोनों माँ बेटी मिलकर पूनम की पिटाई कर देती थी। ऐसे ही दुखों से भरी पूनम की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन पूनम खाना बना रही थी, तभी गलती से एक रोटी पूनम से जल जाती है। जलने की बू सुनकर विशाखा किचन में आती है और पूनम को एक चाटा लगाते हुए कहती है, क्यों रे करमजली, तेरा ध्यान कहाँ है? राशन क्या तेरी माँ भेजती है जो इस तरह से रोटियों को जला रही है? अब अगर आगे से एक भी रोटी जली तो मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, याद रखियो मेरी बात। माँ, वो गलती से जल गया, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर पूनम उदास मन खाना बनाने में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दिव्यांशी बाहर से खेल कर आती है और कहती है, मम्मी यार, आजकल आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। अगर आज मुझे मेरी फ्रेंड लोग याद ना दिलाती कि 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है तो मैं तो भूल ही जाती, और आपने भी अभी तक कोई तैयारियां नहीं की है। ओफो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जन्मदिन तो मेरे दिमाग से उतर गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हम दोनों आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों माँ बेटी तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तभी उनके पास पूनम आती है और कहती है, माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? हमेशा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। सुन, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। 4 दिन बाद दिव्यांशी का जन्मदिन है और पूरे घर को अच्छे से सजाना है। मैं इसके जन्मदिन में कोई भी कमी नहीं देखना चाहती। ये जिम्मेदारी तेरी है, समझी? ये सुनकर पूनम खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ, आप इसकी टेंशन मत लो, मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा दूंगी। माँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरा भी जन्मदिन आ रहा है। अगर आप दिव्यांशी के लिए शॉपिंग करने जा रही हैं, तो मेरे लिए भी कुछ सस्ते से कपड़े ले आना और मेरे जन्मदिन वाले दिन एक छोटा सा केक मंगा देना, प्लीज माँ। ये सुनकर दिव्यांशी कहती है, कोई जरूरत नहीं है माँ इस नौकरानी के लिए कुछ करने की। ये इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ, हमें देर हो रही है, चलो। तुम सही कह रही हो बेटी, इसके डिमांड दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। लगता है ये अपनी औकात भूल रही है। सुन, मेरी बेटी ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा है। तू इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है, समझी? और नौकरानी की क्या औकात होती है ये तो तुझे अच्छी तरह पता होगा। इसलिए अब जा यहाँ से, घर का काम कर, हमें देर हो रही है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी शॉपिंग पर निकल पड़ते हैं। बेचारी पूनम रोते हुए घर के कामों में लग जाती है और घर को दुल्हन की तरह सजाने लगती है।
ऐसे ही 4 दिन बाद दिव्यांशी का जन्मदिन आ जाता है। दिव्यांशी बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक पहनकर केक काटने के लिए तैयार हो जाती है। दिव्यांशी के जन्मदिन पर दिव्यांशी के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। उन सब की खातिरदारी अकेली बेचारी पूनम ही करती है। दिव्यांशी की एक फ्रेंड पूनम से कहती है, सुनो लड़की, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। पूनम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तभी गलती से पूनम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक उसके फ्रेंड के ड्रेस पर गिर जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए दिव्यांशी से कहती है, यार दिव्यांशी, तूने ये कैसी नौकरानी रख रखी है? इस पागल ने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। अगर मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं अपनी नौकरानी को इसी वक्त काम पर से निकाल देती। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर दिव्यांशी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने पूनम को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, ताकि मेरी जन्मदिन पार्टी खराब हो जाए। तूने ये सब कुछ जलन की भावना से किया है, क्योंकि माँ ने तुझे केक दिलाने से मना जो कर दिया था, इसलिए तू मेरी जन्मदिन की पार्टी खराब करना चाहती है ना? नहीं दिव्यांशी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? और कोल्ड ड्रिंक तो गलती से गिर गया था। तुम भले ही मुझे सौतेली बहन समझती हो, पर मैंने तुम्हें कभी सौतेली बहन नहीं समझा। बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से। दिव्यांशी रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? माँ, आपको तो पता है ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आपको पता है मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचती। 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। मैंने माँ से एक छोटा सा केक ही तो मांगा था, वो भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि दिव्यांशी के बर्थडे पार्टी खराब हो जाए, और मैंने उसकी फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिराई। ये सब बोलकर पूनम बहुत रोती है। तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है और कहती है, बेटा चुप हो जाओ, इस तरह नहीं रोती। परी को देखकर पूनम चौंक जाती है। आप कौन है और इस तरह एकदम से मेरे कमरे में कैसे आ गई? बेटा, मैं जादुई परी हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसलिए तुम रो मत। तुम्हें इस तरह रोता देखकर तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन बाद तुम्हारा भी जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना बोलकर परी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा केक प्रकट करती है और कहती है, बेटा ये लो ये केक। ये केक कोई मामूली केक नहीं है, ये जादुई केक है। ये केक कभी खराब नहीं होगा। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। इस केक की मदद से तुम घर का सारा काम भी फटाफट कर सकती हो। अब तुम्हारे दुख के दिन गए बेटा। इस केक की मदद से अब तुम हमेशा खुश रहोगी। परी जी, आप कितनी अच्छी हो। आपने मुझे जादुई केक दिया। अब मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। आज ये बात साबित हो गई है, पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं हो सकता और सौतेली माँ से बुरा भी कोई नहीं हो सकता। पूनम बेटी, ऐसा नहीं है, हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह होते हैं। हम सबको एक समान तो नहीं समझ सकते ना बेटा, हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हाँ पूनम, एक बात का ध्यान रखना, इस केक को कभी भी काट कर मत खाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। पूनम परी की बात समझ जाती है। उसके बाद परी पूनम को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। पूनम जादुई केक लेकर बहुत खुश थी। वो जादुई केक से कहती है, जादुई केक, मेरे सामने भोजन प्रकट करो, मुझे भूख लगी है। पूनम के इतना कहते ही केक से तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर पूनम बहुत खुश हो जाती है। फिर वो भर पेट खाना खाती है और सो जाती है। 2 दिन बाद पूनम का जन्मदिन आता है। वो जादुई केक से अपने लिए बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक मांगती है। जादुई केक, मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक दे दो। आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन गांव के गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ।
पूनम के इतना कहते ही जादुई केक में से बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक प्रकट होता है। पूनम के फ्रॉक के अलावा केक उसे और भी बहुत सारे फ्रॉक देता है, जिन्हें पूनम गांव के गरीब बच्चों में बांट देती है और उनके साथ बहुत ही अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। बर्थडे सेलिब्रेट करके वो साधारण कपड़ों में अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी सौतेली माँ और दिव्यांशी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गई महारानी मटर गश्ती करके। तेरी वजह से आज हमें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। कहाँ मर रही थी सुबह से, बता। लगता है तेरी सारी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। हाँ माँ, अब इस पूनम की बच्ची का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस दिन मेरा बर्थडे खराब करना चाहा और आज घर में किसी को बिना बताए घूमने चली गई और इसकी वजह से आज हमें भूखा रहना पड़ा। एक काम करो माँ, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ा ना, तो इसके लिए आप इसे भूखा रखो। इसे एक हफ्ते खाना ही मत दो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम सही कह रही हो बेटी, इसके साथ अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठाया खाने को मिल जाता है, इसलिए कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़कर नाचती है। सुन मनहूस, अब से तुझे एक हफ्ते तक कोई खाना नहीं मिलेगा। भूखे पेट घर का टोटल काम करना है। आई बात समझ? जी माँ। इतना बोलकर पूनम वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। पूनम घर के सभी काम करने के लिए हाँ कर देती है। उसे पता था कि उसके पास जादुई केक है, जिसकी मदद से वो घर के सारे काम तुरंत कर देगी और खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। वो जादुई केक से अपने लिए खाना भी मांग लेगी। अब पूनम जादुई केक की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम फटाफट घर का सारा काम कर देती और खाने के लिए भी कुछ नहीं मांगती। ये सब देखकर एक दिन दिव्यांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ नोटिस कर रही हो? क्या बेटी? अरे माँ, एक हफ्ता होने को आया है और इस मनहूस ने अभी तक आपसे खाना नहीं मांगा है और घर का सारा काम भी फटाफट कर देती है। इस मनहूस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर इंसान एक दिन कुछ नहीं खाता तो कितना कमजोर पड़ जाता है और उससे कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन देखो तो इसे एक हफ्ता हो गया, अभी भी हष्ट पुष्ट है। मम्मी, मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या आपको नहीं लगता? हाँ मेरी बेटी तो सही कह रही है। पहले तो रोज शाम होते ही खाना मांगने आ जाती थी और अब तो खाने के बारे में पूछती भी नहीं है। चल चल कर पता करते हैं आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी पूनम के कमरे में जाकर ताका झांकी करने लगते हैं और तभी उन्हें पूनम के जादुई केक के बारे में पता चल जाता है। दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और रात होते ही पूनम का जादुई केक चुराकर अपने कमरे में ले आती है। तभी विशाखा दिव्यांशी से कहती है, बेटा, अब हम इस जादुई केक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ माँ, फिर तो मैं रोज शॉपिंग किया करूँगी, रोज अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करूँगी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और जादुई केक से बहुत सारा धन दौलत मांगती है, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं आता। तभी दिव्यांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, लगता है ये केक ऐसे काम नहीं करता। शायद इसे काट कर और इसे खाकर हम जो बोलेंगे वो बात सच होती है। शायद तो ठीक कह रही है। फिर दोनों माँ बेटी केक को काट कर थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। केक खाते ही दोनों माँ बेटी को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। उन दोनों का शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। तभी पूनम को पता चलता है कि उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जादुई केक को काट कर खा लिया है। तो वो उनके कमरे में आती है और कहती है, माँ और दिव्यांशी, आप दोनों को इतना लालच नहीं करना चाहिए था। आखिर आप लोगों के पास किस चीज की कमी थी? मुझे तो इसलिए इस जादुई केक की मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे आप लोग कुछ नहीं देते थे, परंतु आप लोगों ने इस केक को चुराकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जिसका परिणाम आपको अब मिल चुका है। पूनम अब अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन का घर छोड़ देती है और जादुई केक की मदद से अपने लिए एक दूसरा घर मांगकर उसमें खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है।